हेलो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे एनसीईआरटी समरी ईवीएस की समरी जो मैं करवा रही थी 15 चैप्टर तक करवा दिया था। यहाँ से 16 चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। सीटेट और एमपीटेट सबके लिए है, ये सीटेट स्पेशल है। तो ये एनसीईआरटी बेस में जो सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ईवीएस में वो यहाँ से कवर होगा। यहाँ पे इस चैप्टर का नाम है चू चू करती आई चिड़िया। ठीक है, चू चू करती आई चिड़िया। यहाँ पे इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले गिजूभाई बधेका के बारे में पढ़ते हैं। गिजूभाई बधेका के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये किस्से कहानियाँ कविताएं पत्र पत्रिकाएं लिखते हैं। तो इनका संबंध गुजरात से है। ठीक है, वे बच्चों को मज़ेदार किस्से कहानियाँ पत्र पत्रिकाएं लिखते हैं। आसपास के पक्षियों के बारे में भी बताया गया है और क्या करना है, इन आसपास के पक्षियों को देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें और उन पर चर्चा करें। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ पे इंडियन रॉबिन के बारे में दिया हुआ है कलचिड़ी। तो कलचिड़ी कहाँ घोंसला बनाती है, पत्थरों के बीच में कलचिड़ी यानी इंडियन रॉबिन घोंसला बनाती है, अंडे देती है, घोंसला बना करके अंडे देती है। और घोंसले में क्या रखती है वो कि नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब घोंसले में रखती है। अपना घोंसला बड़ा ही सॉफ्ट आरामदायक बनाती है। कौन, कलचिड़ी या इंडियन रॉबिन। कौवा की बात करते हैं। कौवा घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें, यानी कौवा का जो घोंसला होता है बहुत कठोर घोंसला होता है। और ये घोंसला, कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर। कहाँ पे, ऊंची डाल पर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे ये कोयल के बारे में दिया हुआ है। कौवा बहुत मीठा बोलती है, पर क्या तुम्हें पता है कि यह अपना घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है, वह कोए के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने घोंसलों के साथ अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। यानी कि कोयल घोंसला नहीं बनाती है, कौवा के जो घोंसले में उसमें अंडे देती है और उन अंडों की देखभाल कौवा ही करता है। बसंत गौरी की बात करते हैं। बसंत गौरी नज़दीक में ही किसी छोटे से पेड़ में ही अपना घोंसला बना लेती है। एक डाल पर घोंसला उसका लटका हुआ है। पक्षी कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है, जबकि पख्ता कैकट्स के कांटों के बीच से की मेड़ में बनाता है। गौरैया आमतौर पर किसी आसपास दिखाई दी कहीं घोंसला भी कहीं भी बना लेती है। जो गौरैया होती है, कहीं अलमारी के ऊपर, आईनों के पीछे, यानी गौरैया घरों पर ज़्यादातर घोंसला बनाती है। पख्ता कैकट्स के कांटों के बीच घोंसला बनाता है और कोया पेड़ की ऊंची डाल पर। ये पॉइंट नोट करने लायक, कोया पेड़ की ऊंची डाल पर, पख्ता कैकट्स के कांटों के बीच, और गौरैया घर पे कहीं अलमारी के ऊपर, कहीं आईने के पीछे घोंसला बनाती है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे दार्जिन चिड़िया दी हुई है। दार्जिन चिड़िया कैसे घोंसला बनाती है। दार्जिन चिड़िया दो पत्तों को सिल करके अपनी नुकीली चोंच से और एक थैले के आकार की एक संरचना बनाती है और उसमें वह अंडे देती है। यहाँ पे देखो, चोंचों से पत्तों को सी करके और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यानी दार्जिन चिड़िया अपनी चोंच से पत्तों को सी करके घोंसला बनाती है। यहाँ पे शक्करखोरा के बारे में पढ़ते हैं। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शक्करखोरा का घोंसला देखा था। ये अपने काम की चीज़ें नहीं है, इतना याद रखना है कि शक्करखोरा कहाँ पे, झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है, शक्करखोरा पक्षी। ठीक है, अच्छा, शक्करखोरा पक्षी के घोंसले में कपड़े के चिथड़े भी मिलते हैं। कपड़े के चिथड़े, यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। तो शक्करखोरा का जो घोंसला होता है, उसके घोंसले में मकड़ी के जाले और कपड़ों के चिथड़े, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, ये सब मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा, यही छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं सीटेट में। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बीवर पक्षी के बारे में यह बात जानते हो, सब बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं, लेकिन मादा बीवर पक्षी सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से वो डिसाइड करती है कि उसे किस घोंसले में अंडे देना है और डिसाइड करके घोंसले में अंडे देती है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा ये अपने काम की चीज़ नहीं दी हुई है, आपको पढ़ना हो तो आप रोक करके पढ़ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ये दिया हुआ है, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला।
तो ये मोर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मोर की। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या बसंत गौरी की तरह कोई और पक्षी भी पेड़ के तनों में घोंसला बनाता है? तो कौन सा है? कठफोड़वा, जो कुटकुट करता है, कठफोड़वा। ठीक है, कठफोड़वा होता है जो कठफोड़वा, वो भी बसंत गौरी की तरह ही तने में छेद करके घोंसला बनाता है। यहाँ पे आगे चलते हैं। पक्षियों के ये पंजे दिए हुए हैं कि कौन सा पंजा किस लिए? पानी में तैरने के लिए, टहनियों को पकड़ने के लिए, शिकार पकड़ने के लिए, पेड़ पर चढ़ने के लिए, जमीन पर चलने के लिए। ये चोंचें दी हुई हैं कुछ, आप देख लीजिए। जानवरों के दांत पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। छोटे होते हैं आगे के दांत, काहे के लिए? पत्तों को काटने के लिए। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ठीक है। बिल्ली के पढ़ते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। आगे चलते यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा, आप ध्यान दीजिएगा। आपने क्वेश्चन कई बार देखा होगा तो आपके माइंड में क्लिक करेगा। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, लेकिन वह अपना शिकार चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा ही उसको निगल जाता है। ये आया। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। किसके दांत? गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते नहीं हैं। यानी कपड़ों को कुतरने या चीज़ों को कुतरने उतरने का काम कौन करता है? गिलहरी। हालांकि चूहा भी करता है, यदि घरों में देखो तो चूहा कपड़ों को कुतरने का काम करता है, लेकिन यहाँ पे कपड़ा नहीं लिखा है, सीधे लिखा गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। तो ये किस चीज़ों को भी, जो कठोर चीज़ें हैं शायद उनको भी कुतरता हो, इसलिए उनके दांत घिसते रहते हैं। तो अपन को ये पॉइंट नोट करना है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा कौन सा वो है जिसके दांत बढ़ते रहते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो वो गिलहरी। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे इस पाठ के सभी चित्रों के लिए आभार है कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। चलिए, ये चैप्टर का नाम है नंदिता, मुंबई में। इस चैप्टर में इतना कुछ खास नहीं है एनसीईआरटी अपने लेवल के लिए, तो यहाँ पे मैंने पूरा एक बार देख लिया है, तो यहाँ पे इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि कफ परेड बिल्डिंग मुंबई में है। क्या? कफ परेड बिल्डिंग, मैं बता देती हूँ लिख के, क्या कि जो कफ परेड बिल्डिंग है वो कहाँ है? कफ परेड बिल्डिंग मुंबई में है। इस चैप्टर में मुझे बीच में मिला था, तो ये याद रखिएगा। और बस इसमें एक कहानी दी हुई है, मुंबई गए, वहाँ पे पानी की किल्लत आई, तो ये कहानी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। चलिए, यहाँ पे 18 चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है प्यास कैसे बुझाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे ये याद रखना है कि नल्ला मड़ा जो है ये कहाँ पे आता है? आंध्र प्रदेश में आता है, इसको याद रखना है। और इसके बाद आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे जो मेहमान आते हैं, पानी की किल्लत यहीं भी रहती, यहाँ भी है आंध्र प्रदेश में जो कहानी दी हुई है। तो यहाँ पे जो मेहमान आते हैं तो कहीं उसको पानी के लिए पूछते हैं, कहीं कोल्ड ड्रिंक के लिए पूछते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि बाजार गांव कहाँ पे है? बाजार गांव महाराष्ट्र में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। और नल्लाकुड़ा जो था वो कहाँ? नल्ला मड़ा, तो वो आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, आगे यहाँ पे भी एक कहानी दी हुई होती है। कहानी में भी ज़्यादा कोई खास नहीं है पढ़ने लायक। मैं मेन चीज़ बता देती हूँ कि क्या क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो एक तो गंदे पानी, जैसे गंदे पानी से होने वाली बीमारियाँ, या पानी की किल्लत है तो साफ़ पानी नहीं मिलेगा, तो गंदे पानी से जो बीमारियाँ होती हैं, तो गंदे पानी से होने वाली बीमारियाँ जैसे हैजा, दस्त, ये उल्टी वगैरह, ये सब गंदे पानी पीने से हो जाती हैं। ठीक है, तो साफ़ पानी करने के लिए जैसे अब थोड़ा पानी साफ़ करना है तो क्या करना है? उसमें क्लोरीन मिलाना है या उबाल करके ये करना है, उबाल करके पीना है। ठीक है, फिर इस गांव में एक पंचायत होती है,
तो ये पंचायत कर्नाटक के होलगुंडी गांव में, ये याद रखना है कि कर्नाटक के होलगुंडी गांव में एक पंचायत होती है। तो जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो पंचायत करवाते हैं, तो उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी पंचायत में जाते हैं। तो उनकी पंचायत का जो नाम था वो था भीम संघ। क्या नाम था? भीम संघ। आपको इतना याद रखना है। कर्नाटक के होलगुंडी गांव में जो पानी की किल्लत आन पड़ी थी, तो उसमें बड़े लोग तो थे ही, बट उसमें छोटे छोटे बच्चों ने भी बहुत साथ दिया था। इस वजह से जो उस पंचायत का नाम था, उस पंचायत का नाम पड़ा था भीम संघ। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये याद रखना है कि भीम संघ पंचायत का संबंध कहाँ से है? ये किस गांव से? कर्नाटक के होलगुंडी गांव से। और होलगुंडी गांव में पानी की बहुत कमी हुआ करती थी। गंदे पानी से होने वाली बीमारियां हैं हैजा, दस्त। ठीक है। बाजार गांव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और नल्ला मड़ा जो स्टार्टिंग में मिला था वो आंध्र प्रदेश में। इतनी ही चीज़ें याद रखनी कि नल्ला मड़ा का संबंध आंध्र प्रदेश से है। ठीक है। बाजार गांव का संबंध महाराष्ट्र से है। और गंदे पानी से होने वाली बीमारियां जैसे हैजा, दस्त। ठीक है। और कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पानी की कमी थी, जिसमें बड़े बड़े लोगों ने, जो बड़े लोग थे, तो उन्होंने एक पंचायत बनाई थी। उन पंचायत में बच्चों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, इसलिए उस पंचायत का नाम भीम संघ पड़ा था। बच्चों ने स्कूल छोड़ करके वो उस पंचायत में पार्टिसिपेट किया। उस पंचायत में अभी भी जो लोग बड़े हो गए हैं वो छोड़ देते हैं और बच्चे उस पंचायत में काम करते हैं और पानी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है। तो उसको भीम संघ याद रखिएगा, कर्नाटक के होलगुंडी गांव से संबंधित है। और भीम संघ क्या है? एक जो बच्चों ने पानी की कमी के लिए जो पंचायत बनाई थी वो पंचायत का नाम है। ठीक। अब यहाँ पे पेडागोजी के लिए दिया है कि बच्चों को भारत के नक्शे में कर्नाटक ढूंढने के लिए कहें। बस ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो चलिए आइए नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। यहाँ पे चलिए आइए, ये 19 चैप्टर है। इस 19 चैप्टर में पढ़ना है अपन को जड़ों का जाल। ठीक है। यानी जड़ों के बारे में पढ़ना है। तो जड़ों के बारे में जो जाइलम फाइलम का काम होता है ये इसी से होता है। जड़ों में पानी पहुंचाना जाइलम का काम होता है और भोजन पहुंचाना फ्लोएम का काम होता है। फाइलम नहीं, सॉरी, फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं अपन। ये कुछ सब्जियाँ दी हुई हैं, तो सब्जियाँ आप देखिए। यहाँ पे पेडागोजी के लिए दिया हुआ है, पौधे जड़ों द्वारा पानी कैसे लेते हैं, यह इस उम्र के बच्चों के लिए समझना कठिन है। फिर भी यह आवश्यक है कि उन्हें इस बारे में सोचने के अवसर दिए जाएं। बच्चों का चिंतन अलग अलग स्तर का होता है। यह ज़रूरी है कि उनके विचार भी सुने। मतलब बच्चों को बोलने के लिए पूरा मौका देना है कि बच्चे बोलें और सोचें। जो वो सोच रहे हैं या उनके माइंड में जो बातें चल रही हैं उस बात को वो रखें सबके सामने। ठीक है। यहाँ पे आगे और देखते हैं। हाँ, यहाँ पे ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला है, तो इस पॉइंट को नोट करिएगा। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ है। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक का संबंध कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से है। तो ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होगी। ठीक है। यानी क्लास में जो कक्षा की दीवार है उसके बराबर बताया है। और पत्तियां बहुत ही कम हैं। अंदाज़ा लगाओ इसकी जड़ें ज़मीन में कितनी गहरी जाती होंगी। सोचो यदि ऐसे 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं तो उस लंबाई तक ज़मीन में गहरी होती हैं। इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी में न पहुंच जाएं, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। इस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते थे कि कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। यानी कि इसमें मेन जो याद रखना है अपन को कि रेगिस्तानी ओक का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। यह बहुत ही लंबा है तथा पत्तियां कम होती हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओक में पत्तियां कम और लंबा होता है और यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें जब तक पानी में ना पहुंच जाएं इतनी ज़मीन में गहराई तक जाती हैं। यानी कि जब उनको पानी मिल जाता है ज़मीन में तब तक उसकी पेड़ की जड़ें जाती हैं। ठीक है। यह पानी के पेड़ के तने में जमा होता है। जो पानी होता है वो कहाँ जमा हो जाता है? तने में। और फिर जो वहाँ के लोग रहते हैं तो जब कभी पानी की कमी महसूस होती है तो वो उस तने में पतला सा पाइप डालकर पानी का यूज़ करते हैं।
ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत आता है रेगिस्तानी युग सीटेट में, तो बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीज़ है। मतलब यहाँ पे बच्चों को स्कूल अथवा अपने इलाके में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करें। पौधे के लगाने के बाद उनकी देखभाल भी करने को कहें। ठीक है, चलिए ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इस चैप्टर में इतना ही दिया हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। ये चैप्टर 20 है। इसमें क्या करना है, मिलकर खाएं। मतलब बच्चों को ये बताना है कि मिलजुल कर खाना खाना चाहिए। पार्टी वगैरह, कभी स्कूल में पार्टियां वगैरह रख दिया जाएंगी तो बच्चे मिलजुल कर टिफ़िन करें, मिलजुल कर खाना खाएं, इन सब के बारे में बताना है। ठीक है, खाने साथ में खाने की अवसर देना है। यहाँ पे ये पॉइंट पढ़ते हैं अपन कि माघ बिहू 14 से 15 जनवरी, माघ बिहू 14 से 15 जनवरी आसमिया कैलेंडर के 10वें महीने यानी माघ की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थायी शेड यानी छप्पर बनाते हैं जिसे भेलाघर कहते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। बच्चों को नक्शे में असम ढूंढने के लिए प्रेरित करें। अब यहाँ पे एक एक चीज़ नोट करने लायक है कि चावल की खेती की कटाई के समय बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। कब, जब चावल की फसल की कटाई होती है। ठीक है, बिहू त्यौहार में रात में बोरा चावल व मछली बनाई जाती है। क्या, बोरा चावल, यहाँ पे लिखा हुआ है बोरा चावल बनाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। और असम बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। माघ बिहू कब, 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे ये बिहू त्यौहार मना रहे हैं लोग, तो आई थिंक अब इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। हाँ, बच्चों का हक है मिड डे मील। अच्छा, मिड डे मील के बारे में आप लोग जानते होंगे कि मिड डे मील हमारे देश के बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता है। इनमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए जाते हैं। खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगता है, इसलिए मिड डे मील का प्रारंभ किया गया था। कब किया गया, कहाँ तक, प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 की स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है। ये कहाँ पे किसके अनुसार है, मतलब ये मिड डे मील योजना, जो एक योजना चली है मिड डे मील योजना, तो ये उसमें बोला गया है। ठीक है, मिड डे मील योजना शायद 1995 को ये आई थी। आप एक बार और चेक करिएगा, मुझे इसमें डाउट है, 1995 ही था। तो ये मिड डे मील योजना 1 से 8 तक के बच्चों को इस भोजन देना है। ठीक, हाँ, यहाँ पे इतना ही है। चलिए आज के लिए इतना ही। 20 चैप्टर तक हो गया है, 21 चैप्टर से कल करेंगे। और यदि कोई इसमें रॉन्ग भी हुआ हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक भी किया करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक, ओके, थैंक यू।